जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्यपाल पद की पात्रता और योग्यता की अनुच्छेद 157 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 85वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्यपाल के पद की शर्तें और परिलब्धियां 86वीं वीडियो बनाकर इसके 158वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये कानूनी पाठ्य अंश राज्यपाल के पद की शर्तों को स्थापित करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्यपाल के पद की शर्तें और परिलब्धियां पर बात करेंगे। बता दें कि यह कानूनी पाठ्य अंश राज्यपाल के पद की शर्तों को स्थापित करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एक राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे उस सदन में अपना पद रिक्त करना होगा। इसके अतिरिक्त पाठ्य अंश लाभ के किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि राज्यपाल किराया मुक्त आधिकारिक आवास और संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा। महत्वपूर्ण रूप से यह बताता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर परिलब्धियों और भत्तों का अनुपात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा और ये परिलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान के इस अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। 1. राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का या प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसने राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तिथि से उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया माना जाएगा। 2. राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 3. राज्यपाल बिना किराया दिए अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है। 3. जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें। 4. राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में। चलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 158 की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि इस पद के लिए क्या महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। तो सीधा सवाल यह है कि संविधान राज्यपाल के पद की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करता है? वो कौन से नियम हैं जो इस पद को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखते हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान ने कुछ साफ साफ लाइनें खींची हैं। चलिए जानते हैं कि वो सीमाएं क्या हैं। अनुच्छेद 158 का पहला क्लॉज या कहिए पहला नियम बिल्कुल साफ है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 2 नावों पर सवार नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोई राज्यपाल एक ही वक्त में संसद या किसी विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर किसी मौजूदा सदस्य को राज्यपाल बनाया जाता है तो उन्हें अपनी पुरानी सीट फौरन छोड़नी पड़ती है। ये नियम ताकतों के टकराव को रोकने के लिए है। दूसरा नियम भी हितों के टकराव को रोकने के लिए ही है। राज्यपाल कोई और लाभ का पद नहीं रख सकते। आसान भाषा भी समझें तो वो कोई दूसरी सरकारी नौकरी या ऐसा कोई पद नहीं ले सकते जिससे उन्हें कोई आर्थिक फायदा हो। मकसद बिल्कुल साफ है, उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने संवैधानिक काम के लिए हो और कहीं नहीं। तो ये तो हो गई पाबंदियां। अब बात करते हैं उन सुविधाओं और अधिकारों की जो राज्यपाल को मिलते हैं। आखिर इतने बड़े और महत्वपूर्ण पद की एक गरिमा होती है और उसे बनाए रखने के लिए कुछ खास इंतजाम तो होने ही चाहिए, है ना? तो क्लॉज 3 के हिसाब से
राज्यपाल को एक सरकारी आवास मिलता है, वो भी बिना किसी के राय के। इसके साथ ही उन्हें वो वेतन, भत्ते और दूसरे विशेषाधिकार भी मिलते हैं जो हमारी संसद मतलब पार्लियामेंट कानून बनाकर तय करती है। ये सब इसलिए ताकि वो बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना काम अच्छे से कर सकें। अब एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। क्या हो अगर एक ही इंसान को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बना दिया जाए? क्या उनकी सैलरी डबल हो जाती है? नहीं। संविधान ने इस अनोखी स्थिति के लिए भी एक बहुत साफ रास्ता बताया है। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। जब भी ऐसा होता है तो भारत के राष्ट्रपति एक खास ऑर्डर जारी करते हैं और इसी ऑर्डर में यह तय किया जाता है कि गवर्नर की सैलरी और भत्ते दोनों राज्यों के बीच किस अनुपात में मतलब किस रेशियो में बांटे जाएंगे। इससे यह पक्का हो जाता है कि सारा आर्थिक बोझ किसी एक ही राज्य पर ना पड़े। और अब आते हैं अनुच्छेद 158 के सबसे जरूरी और सबसे मजबूत हिस्से पर। ये एक ऐसा नियम है जो राज्यपाल की वित्तीय आज़ादी को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक तरह से गारंटी देता है। और वो गारंटी ये है, क्लॉज 4 साफ साफ कहता है कि एक बार कोई राज्यपाल नियुक्त हो गया तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी सुरक्षा है। ये नियम उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आज़ाद रखता है ताकि वो बिना किसी डर या लालच के अपने फैसले ले सकें। तो अगर हम इन सभी शर्तों को एक साथ देखें, राजनीति से दूरी बनाए रखना, कोई दूसरा लाभ वाला पद न लेना और कार्यकाल के दौरान पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करती हैं जो राज्यपाल के पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की नींव है। तो आखिर में ये सवाल फिर से हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या ये नियम और ये शर्तें असल में राज्यपाल के पद को पूरी तरह से निष्पक्ष बना पाती हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं, खासतौर पर अनुच्छेद 158 पर। जी, ये वो अनुच्छेद है जो किसी राज्य के राज्यपाल मतलब गवर्नर उनके पद से जुड़ी जरूरी शर्तों को तय करता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हमारी ये पूरी चर्चा सीधे संविधान के टेक्स्ट पर आधारित है जो हमें मिलता है। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं। हाँ, क्या क्या कंडीशंस हैं। उनकी विधायिका की सदस्यता का क्या होता है, क्या वो कोई और पद मतलब ऑफिस संभाल सकते हैं, उनके वेतन भत्ते कौन और कैसे तय करता है, ये सब सवाल हैं। चलिए इस अनुच्छेद की परतों को खोलते हैं और राज्यपाल पद की इन शर्तों को विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। कभी सोचा है कि क्यों एक राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता? ये एक आम सवाल होता है। या फिर अगर एक ही व्यक्ति मान लीजिए 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाए तो उनकी तनख्वाह का हिसाब कैसे लगता है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। आज इन्हीं सवालों के जवाब अनुच्छेद 158 में ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली और शायद सबसे सीधी शर्त से, जी, जो अनुच्छेद 158 के पहले खंड मतलब क्लॉज 1 में है। इसमें साफ लिखा है कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, हाँ, या फिर किसी राज्य के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। हाँ, ये एक बुनियादी शर्त है और इसके पीछे का तर्क देखिए, पद की निष्पक्षता को बनाए रखना है। निष्पक्षता। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई मौजूदा सांसद या विधायक राज्यपाल के पद पर नियुक्त होता है, हाँ, अगर कोई है ऑलरेडी, जी, तो संविधान ये व्यवस्था देता है कि जिस क्षण वो राज्यपाल का पद संभालेंगे उसी क्षण संसद या विधानमंडल में उनकी सीट अपने आप खाली मान ली जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली? जी हाँ, उन्हें अपनी पिछली राजनीतिक भूमिका और जो भी पार्टी से संबद्धता है वो पूरी तरह से त्यागनी पड़ती है। अच्छा, तो मतलब नियुक्ति के साथ ही पिछली राजनीतिक पहचान, पार्टी लाइन, वो सब पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। ये तो पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कठोर लेकिन शायद जरूरी नियम लगता है। हाँ, जरूरी तो है, क्योंकि राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रावधान हितों के टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए है। सोचिए, अगर राज्यपाल विधानसभा का सदस्य भी हो तो वो राज्य सरकार के कामकाज पर निष्पक्ष संवैधानिक निगरानी कैसे रख पाएगा? सही बात है। या अगर वो सांसद हो तो केंद्र और राज्य के बीच संतुलन साधने वाली अपनी भूमिका कैसे निभाएगा? हाँ, मुश्किल होगा। तो ये शर्त सुनिश्चित करती है कि राज्यपाल बिना किसी विधायी दबाव
पूर्वाग्रह या पिछली वफादारी के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें। वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये एकदम स्पष्ट है। अब इसी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को और मजबूत करने वाली एक और शर्त पर आते हैं जी, जो अनुच्छेद 158 के दूसरे खंड क्लॉज 2 में है कि राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये लाभ का पद अपने आप में काफी चर्चा का विषय रहा है ना? हाँ बिल्कुल। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, लाभ के पद की कोई एक ऐसी सर्वमान्य परिभाषा संविधान में दी नहीं गई है। अच्छा। आमतौर पर इसका मतलब सरकार के अधीन किसी ऐसे पद से होता है जिससे किसी न किसी तरह का आर्थिक फायदा जैसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाएं जुड़ा हो। ओके। समय समय पर अदालतों ने इसकी व्याख्या की है और संसद ने भी कानूनों के जरिए स्पष्ट किया है कि कौन से पद लाभ के पद माने जाएंगे और कौन से नहीं। लेकिन मूल भावना वही है जो पहली शर्त के पीछे थी, राज्यपाल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। वही इंडिपेंडेंस। जी, अगर वो सरकार के अधीन कोई और लाभकारी पद संभालेंगे तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। वो किसी अन्य अथॉरिटी के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नियम एक तरह से राज्यपाल को बाहरी प्रभावों या लालच से बचाने की कोशिश है? हाँ, कह सकते हैं, ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर रहे। निश्चित रूप से। अगर इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह प्राविधान राज्यपाल को केवल और केवल अपने संवैधानिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उन्हें किसी और भूमिका या पद के प्रति निष्ठा रखने या उससे फायदा उठाने की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। यह उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्वतंत्र रखता है। सही है। ये सुनिश्चित करता है कि वो किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता या दबाव महसूस न करें। ये दोनों शर्तें मिलकर मतलब राज्यपाल के पद को राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों से बचाने का एक ढांचा तैयार करती हैं। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं उन सुविधाओं और परिलब्धियों की जो राज्यपाल को मिलती हैं। जी। अनुच्छेद 158 का तीसरा खंड क्लॉज 3 कहता है कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। जी हाँ, हर राज्य में राज्यपाल के लिए एक आधिकारिक निवास होता है जिसे आमतौर पर राजभवन कहा जाता है। राजभवन, हाँ। इस खंड के तहत राज्यपाल को इस आवास का इस्तेमाल करने का अधिकार है और इसके लिए उन्हें कोई किराया नहीं देना होता। ये उनके पद की गरिमा और जरूरतों के अनुरूप है। और आवास के अलावा उनके वेतन और भत्तों के बारे में क्या प्रावधान है? इसी खंड मतलब क्लॉज 3 में आगे कहा गया है कि राज्यपाल ऐसे वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के भी हकदार होंगे जो संसद कानून बनाकर तय करे। यहाँ एक बहुत रोचक बात सामने आती है। ये निर्धारण संसद करेगी, न कि उस राज्य का विधानमंडल जिसके वो राज्यपाल हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका क्या महत्व है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, राज्यपाल भले ही राज्य के प्रमुख होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम भी करते हैं। हाँ, एक लिंक। जी, उनका वेतन और भत्ता संसद द्वारा तय किया जाना उन्हें राज्य सरकार के वित्तीय नियंत्रण से स्वतंत्र रखता है। अच्छा, ये बात है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि राज्य सरकारें वेतन भत्तों को रोककर या कम करके राज्यपाल पर किसी तरह का दबाव न बना सकें। यह राज्यपाल की भूमिका के राष्ट्रीय महत्व को भी रेखांकित करता है। और अगर संसद ने इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया है या जब तक नहीं बनाती तब क्या व्यवस्था है? ऐसी स्थिति के लिए भी संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 158(3) कहता है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक राज्यपाल को वो वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे जो संविधान के दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। सेकंड शेड्यूल, ओके। संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित किया कि पद ग्रहण करते ही राज्यपाल के लिए ये लाभ स्पष्ट और सुनिश्चित हो, किसी भावी कानून के बनने का इंतजार ना करना पड़े। यानी एक तरह की डिफॉल्ट व्यवस्था पहले से मौजूद है। बिल्कुल। अब वेतन भत्तों की बात चली है तो एक और स्थिति समझना जरूरी है। जी। जिसका जिक्र अनुच्छेद 158 के खंड 3A में मिलता है। हाँ, क्लॉज 3A। ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए। जी। संविधान इसकी इजाजत देता है। जी बिल्कुल। ऐसी सूरत में उनके वेतन और भत्तों का क्या होता है? क्या उन्हें हर राज्य से अलग अलग पूरा वेतन मिलता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं। खंड 3A
जिसे 1956 में 7वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, इस स्थिति को स्पष्ट करता है। अच्छा, ये बाद में जोड़ा गया है? जी हाँ, ये कहता है कि जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे मिलने वाले कुल वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच किस अनुपात मतलब प्रोपोर्शन में बांटे जाएंगे, ये राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा तय करेंगे। तो मतलब उन्हें तनख्वाह तो एक ही मिलेगी? हाँ, कुल राशि एक होगी, लेकिन उसका बोझ संबंधित राज्यों पर बांट दिया जाएगा, जैसा राष्ट्रपति तय करें। ये तो काफी व्यवहारिक व्यवस्था लगती है। हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक समाधान है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक ही व्यक्ति को एक ही पद के लिए दोगुना या तिगुना वेतन न मिले। सही बात है। और साथ ही राज्यों पर भी वित्तीय बोझ का न्याय संगत वितरण हो सके। राष्ट्रपति यह तय करते समय शायद राज्यों के आकार या वहां के कार्यभार या अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते होंगे। ये दिलचस्प है कि कैसे संविधान ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए भी पहले से सोचकर चलता है। जी बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 158 के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच पर। हाँ, खंड 4, जो खंड 4 में दिया गया है। ये कहता है कि राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये प्रावधान राज्यपाल की वित्तीय स्वतंत्रता और पद की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ये नियम राज्यपाल को किसी भी तरह के राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से बचाता है? हाँ, इसका मूल उद्देश्य यही है। अच्छा। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे राज्य में सरकार बदल जाए या केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे भी हो। हाँ बिल्कुल, ये उन्हें एक तरह की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वे बिना किसी डर या पक्षपात के केवल संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपने फैसले ले सकें और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। सही। उन्हें इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिए कि अगर उनका कोई निर्णय राज्य या केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया तो उनके वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। यह उनके पद की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बात क्या निकलती है? आज हमने अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद की शर्तों को समझा। जी। वो संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। हाँ। वो कोई और लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। उन्हें बिना किराए का सरकारी आवास मिलता है। जी। उनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार संसद तय करती है या फिर वो सेकंड शेड्यूल के अनुसार मिलते हैं। एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और तब उनका वेतन राष्ट्रपति के आदेशानुसार राज्यों में बांटा जाता है। हाँ, विभाजित होता है। और सबसे अहम, उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। ये सारी शर्तें मिलकर राज्यपाल के पद को स्वतंत्र, निष्पक्ष और गरिमापूर्ण बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रयास है। आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया। ये शर्तें महज नियम नहीं है, बल्कि ये उस संवैधानिक वास्तुकला का हिस्सा है। हाँ, आर्किटेक्चर कह सकते हैं। जी, जो राज्यपाल के पद को उसकी खास स्थिति, राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र राज्य के बीच एक कड़ी के अनुरूप ढालती हैं। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल बाहरी दबावों, राजनीतिक खींचतान और व्यक्तिगत हितों के टकराव से मुक्त रहकर अपने जटिल और देखिए अक्सर संवेदनशील समझे जाने वाले कर्तव्यों का पालन कर सके। हाँ, भूमिका संवेदनशील तो है। जी, लोकतंत्र के सुचारू संचालन और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए ये जरूरी समझा गया। इन सभी संवैधानिक सुरक्षाओं और व्यवस्थाओं को जानने के बाद मेरे मन में एक विचार आता है। जी। आज के बदलते राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल में, जहां केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति लगातार कह सकते हैं विकसित हो रही है। हाँ, बदल रही है। और राज्यपाल की भूमिका कई बार बहस का केंद्र बन जाती है। क्या ये शर्तें आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी संविधान निर्माताओं ने सोची थी? क्या ये व्यवहार में राज्यपाल की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित कर पाती हैं? ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है। सैद्धांतिक रूप से ये शर्तें मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन इनका व्यवहारिक कार्यान्वयन कैसा होता है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। जी, खासकर जब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों मतलब डिस्क्रेशनरी पावर्स का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा विश्लेषण का विषय रहता है। सही है। क्या ये संवैधानिक कवच राजनीतिक वास्तविकताओं के दबाव को पूरी तरह झेल पाते हैं, या फिर इन शर्तों के बावजूद राज्यपाल की भूमिका पर समय समय पर सवाल क्यों उठते रहते हैं?
ये सवाल तो उठते हैं। ये दिखाता है कि इन प्रावधानों के व्यवहारिक पहलुओं और उनकी समकालीन प्रासंगिकता पर निरंतर विमर्श और अध्ययन की आवश्यकता है। हाँ, इस पर और गहराई से जानकारी खोजी जा सकती है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।